Where does this IG police feature in it? Where does the chief secretary feature in it? Does the election held? Is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा सर, ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम? आपको हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं आपके, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। जरा पेज 12 पर रुक जाइए। IG has got nothing to do with the election. सर एक चीज मैं अर्ज करूँ, जरा पेज 12 पढ़ लीजिए। ये जरा पेज 12 पे पढ़, ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर। And stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the directions of the Provincial Election Commissioner. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उस पटिशन की समाअत हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई थी, और आज बुनियादी तौर पे उनका मुद्दा ये था, उनका मुकदमा ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की है, क्योंकि अदालत ने जो कहा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सिलसिले में मुनासिब इकदाम नहीं उठा रहा। वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने अपना मुकदमा पेश किया। वो कोई ख़त पढ़ना चाह रहे थे जो इलेक्शन कमीशन के ही अपने नुमाइंदे ने पंजाब से लिखा था, यानी पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि इंतज़ामिया का रवैया कैसा है। उसके ऊपर काफ़ी उनकी बहस भी होती रही, जज साहिबान उनसे क्वेश्चन भी करते रहे और बुनियादी तौर पे उनको ये कहते रहे कि इसमें मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, आप इंतज़ामी अफसरान का क्यों जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब का ये मौक़िफ़ था कि इंतज़ामिया जिस किस्म का सलूक कर रही है तो ज़रूरी है कि इंतज़ामिया से पूछा जाए। फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इंतज़ामिया के हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए, IG पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब मांग लिया गया है। अब सोमवार के रोज़ इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि उनकी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। आज हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ईमान ताहिर साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि जनाब उनकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ईमान ताहिर को गिरफ़्तार किया गया वहाँ से, और इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इन सारे हालात में जब एक बड़ी सियासी जमात इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही और कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो ये मुकदमा अपना पेश कर रही है, तो क्या अब जिन इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं उन इलेक्शंस के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा? क्या उन इलेक्शंस को माना जाएगा? उसके अलावा दीगर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इलेक्शंस से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। मौलाना साहब इज़हार कर चुके हैं, इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़हार कर रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, उसके साथ साथ JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुरम हमीद रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपकी जमात से आज बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, तो अब आप क्या करेंगे? कोई नया निशान अप्लाई करेंगे? इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे? क्या हिकमत अमली है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी हिकमत अमली तो ये होगी सबसे पहले हम इसको चैलेंज करेंगे, जो कि राइट कोर्स है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और हमें उम्मीद ये होगी कि हमें एक जिसको सही मानों में जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होती, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, किसी जगह पे गैदरिंग की इजाज़त नहीं मिल रही, वर्क कन्वेंशन की इजाज़त, वो अपनी जगह पर है, वो तो बाद की बात है। लेकिन मैं जब एक मैदान में जा रहा हूँ, आप मुझसे मेरी शनाख्त कर रहे हैं, तो मैं छीन रहे हैं, तो मैं उस शनाख्त के लिए भी लड़ूंगा, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। बल्कि इनफैक्ट अगर आपकी शनाख्त में हटा देता हूं तो आप सबसे ज़्यादा आपको मैं अपाज बना देता हूं, तो वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ही फ़र्क हो जाती है। तो मुझे तो पहले उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में हम उसके लिए भी करेंगे। लेकिन लेट्स सी कि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता, आपको वापस नहीं मिलता बल्ले का निशान, तो फिर क्या आपकी जमा? वो कहते तो हैं कि जी प्लान 4 भी है और 6 भी है, पर वो अभी तक हमें नजर नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होता है प्लान कि आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करते जाते हैं। हम लोग साथ साथ इम्प्रोवाइज़ करेंगे। हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम मैदान से भागें। हमने अगर हमने हारना ही है ना, तो हम मुकाबला करके हारेंगे, हम बगैर मुकाबले के नहीं हारेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि हम जीतेंगे फिर भी। हाँ, हमें 2-3 मेजर डिसएडवांटेजेस होंगी। एक तो हमारे जो रिजर्व सीट्स होती वो हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं बाय
गेटिंग मोर सीट्स, ठीक है, हम उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हो जाती है जो कि मेरा अच्छा वो एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि जो जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर जीतेंगे, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि इलेक्शन के बाद कहीं जाए। लेकिन मैं समझता हूँ जो आज तक ठहर गया ना वो आगे भी नहीं बिकेगा। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई बिकेगा, एक चीज। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग है हमारे लिए यकीनन इसमें ये कोई इतना आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, और उसकी कैंपेन सबसे मुश्किल होगी कि लोगों तक किस तरह ये मैसेज पहुंचाया जाए, देहात में क्या होगा, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने देखा कि ये सारा जो अमल चल रहा है, पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहे, इवन के खुद मौलाना भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। अब अगर तहरीक इंसाफ के स्पेसिफिकली अगर आप इसके हवाले से बात करें तो ये जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है और जिस तरीके के उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इससे ये जो इंतखाबी अमल है इसके ऊपर सवालिया निशान नहीं आ जाएगा? मैं इसको उसी नज़र से देखता हूँ जिस तरह से 2018 में जो है नवाज शरीफ साहब से जो है ना क़यादत वापस ले ली गई थी, और उस क़यादत के साथ साथ जो है जिन जिन के पेपर्स उनके जो नाम जिन जिन को उन्होंने टिकट दिए थे वो सारा कुछ वो जो है वो उनको कहा था कि वो आज़ाद हो गए। और वही मुझे जो है ना वो मंज़र नज़र आता है कि जो वो आज़ाद होने के बाद जो है वो जो कुछ उनके कैंडिडेट्स के साथ सलूक हुआ था मगर उसकी मजम्मत नहीं की गई थी। और आज जो है ना वो फिर वक्त का पहिया शायद उल्टा चल रहा है। ये हम उस वक्त भी उस बात की जो है मजम्मत करते थे, इस वक्त भी जो है ना ये मामला जो है हम इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। हम जो है वो लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे और खुल के लड़ेंगे, मगर ये अपनी जो है ना वो अपनी मर्जी की जो है वो अदालतें चुनना, ये शायद ये भी बड़ा जो है ना गलत। अच्छा, इसमें कामरान साहब थोड़ा सा फ़र्क नहीं होगा, इसलिए कि वो तो सेनेट के इलेक्शन में इंतखाबी निशान वापस लिया गया था, अब जनरल इलेक्शन में इंतखाबी निशान का ना होना ये कितना बड़ा मसला हो सकता है इस जमात के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए? जिधर जिस जमात ने जिसके साथ मिलके जिस तरह से खेला था वो जहाँ पे भी वापस लिया गया था और उस वक्त जो है ना वो उस पर बगले बजाई जा रही थी, तो उसको याद कर फिर उसके बाद फिर आज के हालात को याद करें। हमेशा जो है ना वो 18 से 2017 से बल्कि शुरू कर दें। 2017 से जो कुछ जो एक तरफा तमाशा शुरू हुआ था और 2018 में जो कुछ उसका जो है वो क्लाइमेक्स था, फिर आज अगर हो रहा है तो फिर कम से कम उनको तो वो नहीं कहना चाहिए जो सारे उस मामले में शरीक थे और जो उसके जो है ना बेनिफिशरी थे। आज जब ये मामला दरपेश हुआ, पहले ऑर्डर को तो इन्होंने कंसीड किया था ना वो इलेक्शन कमीशन की, फिर उसके बाद जाके उसके पेशावर में उसको चैलेंज करना, भाई आपका दफ्तर यहाँ पे है, उनका दफ्तर यहाँ पे है, आर्गूमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, ऑर्डर यहाँ पे हुआ है, आप जाके उसको पेशावर में, और पेशावर की जो है जुरिस्डिक्शन ज़ाहिर है महदूद है, वो अपने सूबे तक महदूद है, और इस तरह से वो करना जो है वो अगर गलत बुनियाद रखेंगे उसका नतीजा यकीनन गलत निकलेगा। अच्छा, वैसे सर ये जो सारा अमल है इसके ऊपर मौलाना भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो आपकी जमात को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे अमल के हवाले से, इंतखाबी अमल के हवाले से? देखिए, हमारे साथ तो जान का मसला दरपेश हुआ है, हमारे तो लोग मारे गए हैं, कई दर्जन लोग जो है ना वो एक हादसे में जो है वो शहीद किए गए हैं, और उसके बाद जो है ना वो जो सेकंड टियर है उसको तो डायरेक्ट उनके ऊपर फायरिंग हुई है, फर्स्ट टियर पे जो है वो अब उनको जो ना हर रोज़ एक थ्रेट लेटर पकड़ा दिया जाता है। कल तक मौलाना साहब पे था, आज उनके बेटे पे भी हो गया, तो अनफॉर्चुनेट मतलब इसमें हमसे कहा जाता है कि आपने इलेक्शन भी लड़ना है और खुदा न खास्ता अब मतलब अच्छा खुर्रम हमीद आप भाग गए, मगर उसके आपको एक फरवरी का महीना शायद ये बीबी वाला मामला जो है वो याद होगा, उसको भी इसी तरह से उसको थ्रेट लेटर दिए जाते थे और वो आ गई थी। तो अब ये पार्टी भी जो है ना वो मेरा ख्याल है वो मौलाना साहब को जो है वो निकलने से रोक रही है, इस वक्त सूरत हाल तो ये पैदा हो गई है। ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, आप भी इस वक्त हल्के में मौजूद हैं, इलेक्शन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, IPP को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपके लिए प्लेइंग फील्ड इस वक्त बिल्कुल लेवल है? नहीं, देखिए काजी साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जैसे लोगों को कभी भी नहीं होते, और हम ये कहते हैं कि आप अपनी रविश को और अपने मामलात को ठीक करके चलें, और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन और ये जो होती है ना झगड़े की ये जो पॉलिटिक्स होती है ये कभी भी फायदामंद नहीं होती, और आप किस नैरेटिव पे चल रहे होते हैं ये अहम होता है, कौन क्या नैरेटिव लेकर चल रहा है और कौन क्या किस रास्ते को एडॉप्ट किए हुए है एज ए पॉलिटिकल पार्टी।
तो मेरे जैसे बंदों के, हम तो पहले जिस पार्टी में थे उस वक्त भी यही कहते थे कि मामलात को ठीक करके चलना चाहिए, मामलात को संभाल के चलना चाहिए, आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी है। और कोई किसी ने घर की तरफ को भर्ती तो नहीं किया था ना, पॉलिटिशियन को कोई उसके लिए ये तो नहीं होता कि वो टेस्ट दे के पास होके और बड़े आता है, वो अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स करता है और उस पॉलिटिक्स के अंदर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वो जो जितने लेवल पर ऊपर जाता है उतनी ही बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और जैसे जिस फल के ऊपर ज्यादा दरख्त के ऊपर फल लगे वो दरख्त उतना ही झुकता है। तो हम तो कायल हैं कि आपको अपने मुल्क को फौकियत देते हुए तमाम ऐसी चीजों को सब्र और हौसले के साथ करना चाहिए कि मामलात खराब ना हो। मामलात खराब क्यों किए जाएं? तो हमारे जैसे बंदे तहफ़्फ़ुज़ात कम करते होते हैं, हम स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं। जी सर। ठीक। अच्छा मोहम्मद साहब, जिस तरह अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब का भी सुना कि 2018 में बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त नून लीग के साथ, दीगर जमातों के साथ, वो शिकवे शिकायत करते थे, लेकिन आप लोग बेनिफिशरी थे। तो अगर यही प्रिंसिपल स्टांस आप लोग उस वक्त लेते और उस वक्त इतना शोर करते तो शायद आज आपके साथ ये ना होता जो मुबैना तौर पर आप कहते हैं कि हो रहा है। देखिए, JUI से ये बात आना समझ में आती है, एक अच्छे लॉयर से इस किस्म की बात आना समझ में नहीं आती। एक ऐसा लॉयर जिसको पता है कि एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सूबा नहीं होती, एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान ही होता है, वो खाली सूबा नहीं होता, वो सूबे के तक वो प्रोविंस को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो फेडरेशन को प्रोविंस में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो मेरी समझ है। अब मैं लॉयर नहीं हूँ और मेरा लॉ से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, उस लिहाज से माँ सिवाय इसके कि बीइंग अ सेनेटर मैं लॉ बनाने में सवालात उठा सकता हूँ या लॉ बनाने में कर सकता हूँ। तो मुझे उस चीज़ की इनकी समझ नहीं है जो इन्होंने दरमियान में एक जुमला कहा है। बेनिफिशरी, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है ना वो ये भी उस वक्त थे, इन्होंने भी कोई अगर करते तो एहतजाज करते, बाहर निकलते, सड़कों पे निकलते। जब वो निकल रहे थे और कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो साथ वाली गाड़ी में ये भी बैठ जाते कि इन्हें क्यों निकाला। नहीं, वैसे JUIF वाले तो एहतजाज वगैरह करते रहे आपके दौरे हुकूमत में। तो हमारे दौरे हुकूमत में किया ना, 2018 में तो कोई नहीं किया ना, 2016 में तो कोई नहीं किया ना। तो कहते थे ये जाली असेंबलियां हैं, और ये वो तो 2018 में जब इनको हमने असेंबलियों से, जब मौलाना साहब को असेंबली से निकाल के बाहर हटा दिया तो उनको समझ आए कि ये जाली असेंबली है। अगर वो, मैं मजाक के अलावा कर रहा हूँ, अगर वो असेंबली में होते, अपनी सीट ना हारते, उनको जाली असेंबली कभी ना नज़र आती। उन्होंने मुझे एक बात बताएं, जब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डिसीजंस आए थे, ये 2016-17 में आए थे, वो कहीं बाहर निकले? कहीं बाहर निकले? जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था उससे पहले ये क्या कह सकते हैं, पनामा केसेस में, तो उन्होंने कुछ बाहर निकल के उन्होंने कोई सड़कों पे आए थे कि यार आपने इनके खिलाफ जरा क्या। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब वो कहते हैं ना कि असल में अगर आप देखें, मुश्किल जब PTI को आएगी, PTI वाहिद जमात है जिन्होंने मौलाना साहब को मतलब रीजन से भी लिमिट करके 1-2 हलकों तक छोड़ दिया है। ठीक है, अब वो रीजनल पार्टी भी नहीं है, प्रोविंस को छोड़े, प्रोविंस के अंदर जो रीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक भी नहीं है। पर सर आपको लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो बात की ना, रेफरेंस जी, इन्होंने कहा जो आज किया तो वो कहता है, तो आज अगर इनकी जानों को ये कहते हैं कि हमारी जानों को खतरा है, तो इनको कितना बुरा लगेगा अगर मैं कहूँ कि यार ज़ियाउल हक के ज़माने में जब अफगानिस्तान के अंदर वो चीज़ थी तो आप लोग तो उनके साथ थे, आप लोगों ने तो उन चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में आपने अपना हिस्सा डाला था। तो अब मैं कहूँ कि वो मकाफात अमल हो रही है, वो बात सही नहीं है। हर एक टाइम का, हर एक वक्त का अपने अपने वो चीज़ें होती हैं। आप इनको, अगर आप आज की गलत बात को, मैं इनको मिसाल देता हूँ कि ये लॉयर हैं, ये कहें कि यार आज हुमायूं तुमने कत्ल किया है, चूँकि पहले जो थे वो रोखड़ी साहब ने 10 साल पहले कत्ल किया था, तो आज तुम्हारा कत्ल जायज़ है। क्या वो जायज हो जाएगा? अगर पहले बात गलत हुई थी, अगर टेक्स्ट में बात सुने ना, मसला ये है कि ज्यादा इतनी कोई लंबी तारीख तो नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है ना। जिस जुडिशरी ने की थी, जिस चीज़ की वजह से की थी, उसमें सब लोगों के, अगर देखा जाए, हर एक बेनिफिशियरी था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन PTI, अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पे PTI बेनिफिशियरी थी क्योंकि जो RTS बैठी थी,
आरटीएस बैठने के बाद मुझे ये समझ आती है, 2-3 लोग ऐसे थे जिनका मैं नाम लेके बता सकता हूं, और उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि उन्होंने रात के मतलब 11 बजे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन किया था। मैं रेफरेंस दे रहा हूं ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने मैसेज किए थे और वो तकरीबन 38 से 42 मैसेज थे तकरीबन, जो ठीक है ना, तो उन्होंने खुद कहा हुआ है। जी। और उसके बाद वो जीत गए थे, हालांकि वो हार रहे थे। तो इसका मतलब है आरटीएस जब बैठा था उसका बेनिफिशियरी वो था। मेरे लिहाज से आरटीएस जब बैठा था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी ले रही थी, लेकिन जब आरटीएस दोबारा जागा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंपल मेजॉरिटी खत्म हो गई थी। तो मेरे लिहाज से ये तो एक बहस फिर दूसरी, तो भाई वो ना बहस होगी ना, मैं तो उसको दूसरे लिहाज से देखता हूं। चले ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना साहब ने आप जिस तरह आपने भी जिक्र किया उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात भी, और इस वक्त तक अगर किसी जमात को जो जिस टारगेट किया गया वो हमने देखा कि आपके एक इज्तिमा के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ, हाफिज़ हमदुल्ला साहब के ऊपर हमला हुआ, और फिर मौलाना साहब कह रहे हैं कि इन हालात में इंतखाबात करवाना इतना आसान नहीं है। तो अब आप 8 फरवरी की जो तारीख आ चुकी है, आपको उसके ऊपर अभी भी एतराज़ है, या फिर आपकी जमात हिस्सा हर हालत में लेगी जैसे भी हालात हों? देखिए, इसमें जिस दिन भी इलेक्शन होंगे उसमें जमात हर हाल में हिस्सा लेगी। अब उस पर राय देना और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। यानी ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें आपको कहा जाए कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आपको हर रोज़ एक थ्रेट लेटर पकड़ा दिया जाए, तो आप किसी जलसे में नहीं जा सकते, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ सकते, और दूसरों को कहा जाए कि जी आप इसमें कैंपेन करें, तो यकीनन जो है ये मामला ऐसा है कि जिसको आवाम के सामने लाया जाना ज़रूरी है। मगर फिर रेपुटेशन के कास्ट पे आपको कह रहा हूँ कि हम हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अच्छे नताइज देंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि सर आप लोगों ने कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की है किसी जमात से? खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की इतलात आ रही हैं कि नून लीग के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वहाँ पे? देखिए, ये हमारे यहाँ ज़िलों को इजाज़त होती है कि वो सीट एडजस्टमेंट अपने लोकल हालात के मुताबिक से कर सकते हैं। उसमें पहला जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो होता है कि नज़रियात का जो है आपस में मिलना या नज़दीक होना, और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो है ना ऑब्वियसली ये होता है कि आप कितना जो है उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के सीट एडजस्टमेंट की इजाज़त है, मगर ज़िलों को, और मगर उस सीट एडजस्टमेंट की जो इजाज़त है वो ताबे है मरकज़ी मंजूरी से, मगर अभी तक इस पर कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि सर इस इंतखाबात के बाद जो सिनारियो बन रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी मुशावरत पहले हो रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इकट्ठे हो सकते हैं, दोबारा JUIF भी उनके साथ हो सकती है। अभी इस मौके तक आपके पास कोई ऐसी इतलात है कि PDM तर्ज का कोई दोबारा इत्तेहाद बन सकता है? बात नहीं है। देखिए, इसमें अभी तक कार्ड सामने नहीं है। कार्ड सामने उस वक्त आएंगे जब सीटें जो है ना वो पार्टियों की मालूम हो जाएंगी कि किस पार्टी ने किस स्ट्रेंथ के साथ जो है वो इलेक्शन में आई है। ठीक है। किसी के पास सीटें हो सकती हैं, किसी के पास 100 हो सकती हैं, किसी के पास 30 हो सकती हैं, किसी के पास 40 हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद हिस्सा बकदर जुस्सा इस तरह की फिर उस पर एडजस्टमेंट हुआ करती है, मगर उसकी भी शराइत होती है और के मुताबिक चले। ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट का बड़ा सुना है मसला बना हुआ है, ज़्यादा सीटें आप लोग मांग रहे हैं पंजाब के अंदर भी, तो वो कोई मसला हल हुआ? और आपका जो मुकामी हल्का है वहाँ पे भी आपने किसी के साथ कोई इत्तेहाद वगैरह अभी तक कोई चीज़ सामने आई है? देखें, हमारा जो हल्का है ना काजमी साहब, ये आज़ाद यहाँ पे कबायली रिवाज है बहुत ज़्यादा। ये रोकड़ी साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इमरान खान साहब वाला हल्के से आप लड़ रहे हैं इलेक्शन? सेम जी, 89 ये हल्का 89। इसके डायनामिक्स अगर आप देखें तो इसके एक तरफ कोहाट है, साथ करक लगता है, फिर इसके साथ लकी बरवत है, फिर इसके साथ डेर इस्माइल खान है, और पीछे इसके एक साथ ईस्ट की तरफ अटक लगता है इसके। हमारा हल्का आज़ाद जैसा हल्का है और इसके डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है, और यहाँ पे तकरीबन ट्राइबल सेमी ट्राइबल कल्चर आपको मिलता है, और यहाँ पे शख्सियात की अहमियत रहती है हमेशा से। तो हमारे लिए यहाँ पे किसी भी पार्टी का टिकट उस तरह मैटर नहीं करता। इवन इमरान खान की अपनी जो है वो शख्सियत की वजह से यहाँ पे पार्टी का वजूद है। अगर कोई और बंदा होता, किसी और जगह का पार्टी चेयरमैन होता, तो यहाँ पर शायद आज वो वोट होता। तो हमारा हल्के को जरा उस तनाजुर में देखिए, तब ज्यादा बेहतर समझ आता है। ठीक है जी सर।
ठीक है, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रोकड़ी साहब और हम हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा सेनेटर साहब, IMF के हवाले से भी काफ़ी खबरें गर्दिश करती रहीं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को कहा है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए तो वो जो अगली किस्त वगैरह कोई आनी है, जो प्रोग्राम है, उसको रोक दें। वैसे तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है। तो क्या जमात की सतह पे कोई ऐसी मुशावरत हुई कि हम IMF को शिकायत लगाएंगे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान को पैसे मत दो? नॉट दैट आई नो ऑफ जी। मतलब ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर कोई भी जमात इस किस्म की बात करती है वो होनी नहीं चाहिए। नंबर 2, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। नंबर 3, जो चेयरमैन साहब है उन्होंने खुद ही इसकी तरदीद कर दी है, तो मतलब मुझे उसके बारे में कमेंट करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। जब एक चेयरमैन खुद उसकी तरदीद कर रहा है तो हु एम आई टू कमेंट कि जी ये सही है नहीं है। वो बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसी ना कोई बात थी, ना है, ना होगी, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, अगर ऑब्वियसली आप बिल्कुल ही गलत वो करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक सिलेक्शन के लिहाज से करते हैं, तो फिर इलेक्शंस के बाद के जो हालात होते हैं उस हालात की बेसिस पे यहाँ की इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, कोई इस इलेक्शंस को मानता है नहीं मानता, कोई जो करता है उसकी रेफरेंस से अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उस पर ना तरीके इंसाफ का कोई वो है ना वो है। ये बेसिकली फिर सारा मदा गिरेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ना इलेक्शन कमीशन फेयर नज़र आ रहा है, ना इलेक्शन कमीशन फेयर डिसीजन ले रहा है, ना ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेक केयर करने वाली जो गवर्नमेंट्स है, ना ये नज़र आ रही है कि इनका जो ओवरसाइट है वो फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो इसका एक फॉल बैक जरूर होगा। जब आपको आलमी इदारे जब पाकिस्तान के इलेक्शंस को फेयर नहीं मान रहे होंगे, जब उसके रिजल्ट्स के ऊपर वो लोग ही नहीं मानेंगे, उनको छोड़े आप एज ए एंकर नहीं मानोगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप वन वे और अनदर वे इससे आउट करने की कोशिश करें तो कौन पाकिस्तान में मानेगा, कौन इंटरनेशनली मानेगा? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सबको पता है कि पिछले इलेक्शंस में 16 मिलियन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, तकरीबन 2.5 मिलियन ज्यादा था बाकी पार्टी था, और सबको पता है कि ये 25 मिलियन जो नए 12.5 मिलियन जो नए 25 मिलियन जो नए वोटर आया है, इसमें कम से कम 60 to 70% पीटीआई का वोटर है। ये तो आप वोट पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना किसको। देखिए ना, बात सुने, आप उन्हीं के लिए मुश्किल ही कर रहे हैं ना, उनके लिए आप मुश्किल ही कर रहे हैं। जब आपको पता है कि अब इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ठीक है, आप किसी न किसी तरीके से बेईमानी करके, 2 नंबरी करके, 10 नंबरी करके आप एक पार्टी को हाथ पैर बांधने के बावजूद उसको आप ग्राउंड में ना घुसने दें, तो फिर उसके बाद रिजल्ट को कौन मानेगा? चल, मैं ये पूछ रहा था कि जिस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई, पंजाब की इंतजामिया को नोटिस वगैरह भी जारी किए गए हैं, तो ऐसे माहौल में जो इलेक्शंस होंगे, क्या उन इलेक्शंस के नतीजे में कोई इस्तेहकाम आएगा? और दूसरा, ये जो पीटीआई बार बार कहती है कि ये भी हो गया वो भी हो गया, बिल्कुल आएगा। ग्राउंड पे क्या ऐसी सिचुएशन है? सर गुजारिश सुने, गवर्नमेंट का काम होता है अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, जो भी पावर में आता है वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपने कदमों को ठीक रखते हुए, अपने इदारों को मजबूत करते हुए अपने मुल्क की वेलफेयर का सोचे, रिफॉर्म्स लाए, मुईशत को ठीक करे। इस्तेहकाम आएगा हमारे एटीट्यूड के साथ, जब हम अहलियत की बुनियाद पे काम करना शुरू करेंगे। आप इस्तेहकाम कभी भी नाअहल लोगों को किसी भी मकाम पर बिठाने से इस्तेहकाम नहीं आता, या इल्जाम इस्तेहकाम नहीं आता। इस्तेहकाम आना है मुईशत की दुरुस्तगी के साथ, इस्तेहकाम आना है लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने के साथ, इस्तेहकाम आना है एक लॉलेस सोसाइटी से लॉ अबाइडिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ के। सिंपल, ये है इस्तेहकाम की सूरतें। IPP भी कंप्लेन करती रही है कि कुछ जगहों पे नून लीग को इंतजामिया फेवर्स दे रही है, तो ग्राउंड के ऊपर जहां पे आप इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं, आपके दीगर साथी लड़ रहे हैं, कितना बड़ा ये मसला है कि इंतजामिया जो है वो नून लीग को फेवर दे रही है? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, हमें कोई इशू नहीं है, और इंतजामिया बिल्कुल फेयर होके, आप आज आ जाएं, आप यहाँ पे आके पूरा सर्वे कर लें, इंतजामिया को भी मिल लें, हम भी आपको मिलाएंगे, हमारे पास तो चीजें ठीक हैं,
और मैं तो फिर मियाँ वाली को तो मैं आप आ जाएं किसी दिन, हम आपको, हमारे लिए कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा मोहम्मद साहब, दीगर जमातें बात तो करती हैं कि थोड़ी बहुत गिले शिकवा तो हो सकता है, पर जिस लेवल का गिला शिकवा आप लोग कर रहे हैं उतना वो नहीं करते, पर जिस लेवल के इल्ज़ामात आपकी जमात पे लगते हैं वो भी तो देखें ना, किसी और जमात पे नहीं लग रहे। 9 मई के वाक़यात हुए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जगह पे कि जी सोशल मीडिया पे आपके जो अकाउंट्स हैं वहाँ से इदारों को टारगेट किया जाता है। ये सारी वो बातें हैं जो आपके मुखालफिन कहते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर फिर आप किस तरह गिला शिकवा कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं। सोशल मीडिया बेसिकली क्या चीज़ है? सोशल मीडिया है आप, मैं, कैमरामैन, हम सब के सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक समझ ले कि आप जो शख्स एक बाहर बात कर रहा है उसको आप ट्रांसपायर कर रहे हैं इनटू वर्ड्स और वो आप एक ज़रिए से पहुंचा रहे हैं। पहले गांव में एक बंदा जो बैठा होता था उसकी आवाज़ उसके सिर्फ दोस्त सुन सकते थे, अब वो दोस्तों से बढ़ के पूरे पाकिस्तान वाले सुन सकते हैं, पूरी दुनिया सुन सकती है। वो सोशल मीडिया, वो उसका पर्सनल व्यू है। अच्छा, उस पर्सनल व्यू में उसके अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, उसके अपने वो हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट ट्रांसपायर इनटू कि वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मतलब बहुत सारी बातें मैं एज अ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सेनेटर, मैं पार्टी की बात और अपनी बात के दरमियान में बताता हूँ कि ये मेरी ज़ाती वो है राय है और ये पार्टी की राय है। तो क्या वो पार्टी की राय को वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अपनी ज़ाती राय बता सकते हैं, उनको रंजिश हो सकती है, उनको खुशी हो सकती है, कोई खुशी कभी वो हर चीज़ होती है। अच्छा, ये उस लिहाज से। रही बात 9 मई की, जिसको जब इनको कुछ नहीं सूझता तो ये 9 मई की बात करते हैं। 9 मई के बड़ा सिंपल से वो है, वो 110 बंदे हैं जिनके ऊपर वो है। हम तो कहते हैं कि उनके ऊपर अगर प्रूफ होता है और वो उसके अंदर मुलव्वस थे, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप उनको सजा दें। हम भी ये कहते हैं कि यार जो 9 मई को हुआ था वो गलत हुआ था। हमने कब कहा कि 9 मई को जो हुआ वो सही हुआ था? हमने नहीं कहा बिल्कुल। तो आप बिल्कुल उनको सजा दें, उनको सजा दें कानून के तहत, उनको सजा दें इस तरीके से, उनके ऊपर सारे केसेस करें, उनके पूरा सब कुछ कर करा के उनको सजा दें अगर वो सजा के मुस्तहक है। अगर वो सजा, अगर उन पे प्रूफ नहीं होता तो विदाउट प्रूफ आप उनको सजा ना दे। ये एक इंडिविजुअल राइट है। एक और चीज ये भी है ना सर, आज अदालत में भी जिक्र हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, आप लोगों के गिले शिकवे भी नजर आते हैं, लेकिन ऑन पेपर जब कोई बात हो वो उस तरह नहीं होती। कहा जाता है कि जनाब वो फलाना हमने वहां पे सोशल मीडिया पे ये देखा वो देखा। अगर इतने ज्यादा बुरे हालात थे तो आप लोगों ने इतने ज्यादा कागजात नामजदगी किस तरह जमा करवा लिए? ये भी एक क्वेश्चन है फिर जो उठता है। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24-34 हुए हैं। नून उससे ज़रा छोटी जमात है, ठीक है। नून के उनके साथ तकरीबन 2200 के करीब हुए हैं, 200-250 कम हुए हैं, ठीक है, या 2100 हुए हैं। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी जमातें हुई हैं, जो सबसे छोटी जमात थी उन्होंने 40-50 खाली जमा कराए। तो वो तो फिर अपनी हैसियत के लिहाज से करते ना। हाँ, क्या हमें तकलीफ हुई है? बिल्कुल तकलीफ हुई है। अच्छा, लोगों ने, ये खास सोशल मीडिया नहीं है, लोगों ने इसकी कंप्लेन कराई है। इवन जो आरओज थे उन्होंने भी कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन को कि वहाँ पर लोगों ने आके उनके ऑफिस से वो लेकर चले गए। फिर उसके बाद ये सारे वाक़े हुए हैं कि जो लॉयर्स हैं इन्होंने इंडिविजुअली बताया हुआ है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लॉयर ने किसी भी जो कैंडिडेट है या उनके प्रपोजर या सेकेंडर है उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे फॉर्म्स छीने जा रहे हैं या हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है या उनको छोड़ा नहीं जा रहा। मैं मिसाल देता हूं, एक लॉयर है, उसने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के फॉर्म्स फिल किए आरओ के ऑफिस में, वो पहले गए थे तो आरओ ने उनको बिठा कर चाय शाय पिलाई है और वो खिदमत करके वापस भेज दिया। जब वो दोबारा गए हैं पीटीआई के उसके कैंडिडेट के, उनको अंदर कर दिया। मतलब ये उस लॉयर ने कंप्लेंट लिखी है, तो वहां डॉक्यूमेंटेशन है। आप उस डॉक्यूमेंटेशन में देख ले कि क्या किसी और पार्टी में से, अगर फर्ज करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 2500 में से, ये जो 2400 उसमें से, अगर उसमें से फर्ज करें 200 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, किसी और से नहीं आते, ये 50 और टू मैनी। अच्छा, उसमें इशू ये है ना कि आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने भी क्वेश्चन किया कि आप ये तो कह रहे हैं कि इतने उनके रिजेक्ट हो गए, पर हमें ये भी तो बता देना कि इतने ज़्यादा के एक्सेप्ट भी हो गए हैं। तो ये भी एक इशू, इस पर बात करते हैं। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू कैसे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। अच्छा रोकड़ी साहब, अब आगे जो सिनारियो बन रहा है, नई हुकूमत आनी है इलेक्शन के बाद, आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं अपनी पार्टी लाइन से ज़रा बाला होके एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आइडियल सिनारियो क्या है इस मुल्क के लिए कि इंतखाबात के बाद किस किस्म की हुकूमत बने यहाँ पे? देखिए काजमी साहब, तमाम पार्टीज में बेहतरीन लोग मौजूद हैं और जो भी गवर्नमेंट बने, आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेकर आए और अपने मुल्क पर फौरन इंतखाबात के बाद आप चले लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और चीजों को हम स्ट्रीमलाइन करें एक सेंसिबल तरीके के साथ जैसे होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक जरा ज़ेली क्वेश्चन ले लीजिए। आपने कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेके आए, यहाँ पे हमने मखसूस नशिस्तों पे भी देखा है कि बड़े बड़े लीडरान के खानदान के लोगों के नाम आ जाते हैं, तो फिर इस सिस्टम के अंदर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट किस तरह मेक श्योर करेंगे कि सामने आए? आपने पूछा कि मैं तो आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ ना कि हमें कैसे मुल्क को बचाना है, मैं तो उस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक, अब जब आती है ये मखसूस नशिस्तें तो आपको भी पता है कि ये बंदर बांट होती है हर पार्टी के अंदर हर तरीके के साथ। अब इसको सुलझाना किसने है? इसको तमाम पार्टी ने सुलझाना है। और फिर कहता हूँ कि यकीन जानिए सिर्फ आप मिनिस्ट्रीज जो हैं, जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, आप उनके ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेके आए, चेक हो और वो ऑनेस्ट हो और अहल हो। यानी सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, अहलियत ज्यादा जरूरी है। और आप जैसे ही गवर्नमेंट बने, आपके लिए पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि लोकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो भी इख्तियारात के साथ उनको आप आज कर दें, आपकी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली जो है उसका ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और फिर आप फोकस करें अपनी इकोनॉमी के ऊपर, आप फोकस करें अपने नौजवान बच्चों के ऊपर, आप फोकस करें कि IT, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स, ऑयल एंड गैस, सी पैक, इन चीजों पे फोकस करें ताकि उसकी रिजल्ट आना शुरू हो। अच्छा सर, आपने कहा कि हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, तो ये जो आइडियल सिनारियो है इसमें क्या तहरीके इंसाफ से भी लोग आ सकते हैं? हाँ, आप ये देखें कि कौन सी पार्टी क्या नैरेटिव लेके चल रही है और उन अच्छे लोगों को कहाँ पे पहुंचा दिया गया। आप हर पार्टी में देख लें। अब इनके पास हम उस वक्त यही कहते थे ना कि हम एक पॉलिटिकल प्रोग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बन के चले, हम इलेक्शन की तरफ चले। ये जो बयानिया है, ये बयानिया एंटायर एस्टेब्लिशमेंट के थोड़े दिन के बाद एंटायर स्टेट की तरफ लेके चले जाएंगे। बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको आप अपने मुल्क से नफरत ना सिखाएं। आप एक घर के अंदर भी फ्रिक्शन हो तो घर बात नहीं होता, आप पूरे मुल्क के अंदर फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो हर बंदा अपने बयानिए को देखे कि वो किस बयानिए पे है। मेरे लिए इंडिविजुअली मेरा बयानिया क्या है और मैं क्या करूं, मेरा जो बयानिया मैं किस तरफ लेके जाना चाहता हूँ मामले को, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो वो उनको समझना चाहिए था। उनके पास जब मैं नहीं कहता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन यकीन जानी बेहतरीन लोग मौजूद थे और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी दांव पे लग गया। ठीक है, लोग उम्मीद के साथ आए थे, उनकी उम्मीद भी चली गई। तो ये किसका कसूर है? किसने संभालना होता है अपनी पार्टी को? पॉलिटिकल लीडरशिप में संभालना होता है। आप किसकी बात सुन रहे हैं? ठीक है। अच्छा सर, अगर मुख्तसर आप ये भी बता दें कि ऑब्वियसली इख्तलाफात तो अपनी जगह पे, लेकिन एज ए जमात जो इस वक्त तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, जो वो क्लेम करती है कि हमारे साथ हो रहा है, आप उसकी मजम्मत करते हैं या आप समझते हैं कि ये डिजर्व करते हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे कभी आपने देखा मजम्मत करते हुए? मैं तो ऐलानिया पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत के ऊपर चल पड़े हैं और इसका ये डिजास्टर है। हम तो इसको बहुत अरसे से पहले से कह रहे हैं। हम कैसे मजम्मत करेंगे? हम तो एक चीज से ऐलान करते रहे, एक चीज से मना करते रहे, एक चीज से रोकते रहे। हर सतह पे मैक्सिमम लेवल पार्टी के अंदर है, उस जगह के ऊपर जाके कोशिश की और उसके सिरे में हमारे साथ हुआ क्या इसका आपको भी पता है, अच्छे तरीके से आपको पता है कि हमारे। ठीक, मैं जरा मोहम्मद साहब से इसका जवाब ले। सर, एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो जो कागजात आप लोगों के मंजूर कितने उस पर, दूसरा ये है कि आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें फिर जिस तरह अभी आपके ही पुराने साथी रोकड़ी साहब बता रहे थे कि जमात के अंदर भी एक बहस रही कि चीज़ों को यार किस तरफ लेके जा रहे हो, अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये तो होगा। देखिए, इस तरह वो जो पहले कमेंट था ना, जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आपके इतने लोग हैं, उनके साथ जाती हो रही है, तो इतने लोगों के साथ तो नहीं भी हो रही ना। तो वो क्या है कि ना करता गुनाहों की भी हसरत के मिले दाद या रब, या करता गुनाहों की सजा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 100 बंदों को मारा है तो वहाँ हम 10,000 को मार सकते थे, बाकियों को तो नहीं मारा ना। ये एक अजीब सी मंतक है कि भाई आपके
50, 60, 100 के साथ ज्यादती हो रही है तो बाकी के 2000 के साथ तो नहीं हो रही। दैट इज नॉट अ थिंग। अगर एक के साथ ज्यादती हो रही है, दैट इज वन टू मेनी। दैट इज व्हाट लॉ सेज, दैट इज व्हाट आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी एक शख्स के साथ भी ना हो। कल को एक टेररिस्ट आके कहते हैं यार वो 50,000 के जलसे में से मैंने खाली 100 बंदे मरवाए हैं, तो वो 100 तो 0.2% भी नहीं बनते, 99.2, 99.8% तो बच गया, तो मुझे उसकी किस बात की सजा मिले? ये चीज मेरे लिहाज से दैट वाज नॉट अ कमेंट दैट शुड बी पास्ड बाय चीफ जस्टिस। उसको कहना चाहिए एक का हुआ, अगर दूसरे जज साहब थे उन्होंने ये कमेंट जिसने भी किया है, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उसको कहना चाहिए था एक के खिलाफ हुआ है, एक के खिलाफ भी क्यों हुआ है? अगर किसी एक जगह पे भी इनजस्टिस होता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी एक के साथ होता है, दैट इज वन इनजस्टिस टू मेनी। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन। मे बी आई एम नाइव, मुझे वाकई नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा सादा आदमी हूं। मुख्तसर बता दें, अब आप समझते हैं कि आपको जस्टिस मिल जाएगा, जो आप अदालतों में अप्रोच कर रहे हैं, जस्टिस आपको मिल जाएगा? हमारा काम है जस्टिस मांगना। अगर वो जस्टिस नहीं देते और वो अपने लिहाज से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं लेकिन गलत काम कर रहे हैं, तो ठीक है, इस दुनिया में आज के दिन हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी। आज के दिन करबला में भी बाज लोगों के साथ ज्यादती हो गई थी, और बाज लोग जो ज्यादती कर रहे थे वो समझ रहे थे कि वो जस्टिस कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन वो भी साथ दे देंगे, बाकी लोग भी साथ देंगे। रही बात रोकड़ी साहब की बात, उन्होंने कहा कि इनपीटीएस के साथ मुख्तसर है, इस तरह है, हर पार्टी के अंदर गलतियां होती हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे मेंबर भी होते हैं जो उन गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए उसके साथ रहते हैं और उसको मुश्किल से निकालने की कोशिश करते हैं। वो नहीं होते कि जो लेट्स से टाइटैनिक में जो बाज लोग थे वो फिर उनमें से छलांगे मार के, वो जैसे वो नहीं होते कि कोई एक सिंकिंग शिप हो रही होती है तो उसमें जो कहते हैं रैट सबसे पहले बीच में से वो छलांगे मार के चले जाते हैं। सो देयर आर गुड पीपल हु वुड स्टैंड विद द पार्टी, एंड इवन इफ द पार्टी इज सिंकिंग दे वुड स्टैंड ओवर देयर एंड डू देयर अटमोस्ट टू रिवाइव द पार्टी ऑन द राइट पाथ, ना कि रैट्स की तरफ उस पार्टी में से छलांग मार के कहीं और चले जाएं। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, हमायूं मोहम्मद साहब, आप दोनों शख्सियात का शुक्रिया। पाकिस्तान वो शिप है, हम सब ने स्टीयर करना है, इसमें अपना अपना हिस्सा डालना है, और बेहतरीन हिस्सा हमेशा मैं कहता हूँ कि आप वोट के ज़रिए डाल सकते हैं। जिसको आप समझते हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उसको वोट डालें। कल अगेन आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।